उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हमारे संवाददाता की सिक्किम से भेजी इस रिपोर्ट के साथ। दरअसल हाल ही में ऐतिहासिक नाथुला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार शुरू हुआ है। 6 वर्षों बाद ये व्यापार शुरू हो रहा है। तो इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा नाथुला दर्रा लंबे समय से सिक्किम और तिब्बत को व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के आपसी संपर्क से जोड़ता रहा है। 6 साल बाद नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार फिर शुरू होना इस ऐतिहासिक मार्ग के महत्व को दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2026 के व्यापार सत्र की शुरुआत भारत और चीन के सीमा द्वारों के बीच नो मैंस लैंड में आयोजित समारोह से हुई। इस दौरान सिक्किम सरकार और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम शेरथांग ट्रेड मार्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूटिया मुख्य अतिथि रहे, जबकि क्षेत्रीय विधायक सह सलाहकार पामीन लेपचा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। मंत्री टीटी भूटिया ने नाथुला व्यापार की बहाली को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली से यह क्षेत्र व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। The resumption of it is the reopening of new opportunities of our traders, entrepreneurs, transporters, local businesses, and the people of Sikkim. It is also a symbol of friendship, cooperation, and progress. Nathula has always been an important part of Sikkim's history. For centuries, it connected people, cultures, and trade across Himalayas. Today, we are adding another important chapter to that proud history. The Government of India has given special attention to the development of the Northeast region and border areas under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Initiatives such as the Act East policy, PM Gati Shakti, and the vision of Viksit Bharat have improved infrastructure, connectivity, and economic opportunities across the region. These initiatives are helping border states like Sikkim become important centers for trade, tourism and investment. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सचिव कर्मा डी यूत्सो ने बताया कि 6 साल के अंतराल के बाद व्यापार फिर शुरू हुआ है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापार की बहाली से क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और स्थानीय कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही नाथुला और शेरथांग को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और लोगों को इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक कचरा अपने साथ वापस ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। We had a formal exchange of gifts and khadas between the state government officials, traders from both sides and government officials of the Tibet Autonomous Region, which took place at Nathula Gate just a moment ago. And this marked a formal beginning of the new trade season after a gap of 6 years. कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों को बॉर्डर ट्रेड पास और कैफेटेरिया आवंटन आदेश वितरित किए गए। नाथुला सीमा व्यापार की बहाली से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने, रोजगार के नए अवसर पैदा होने और सिक्किम के व्यापार एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी।
श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी की अगली रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की, जो उन्होंने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से भेजी है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि हाल ही में कामेंग जिले में जो फ्लैश फ्लड और बादल फटने से एक स्थिति देखने को मिली थी, इसका जायजा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिया और राहत और बचाव कार्यों की वहां समीक्षा की। तो आइए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट सुनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के पोसा और तीपको कॉलोनी में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने गत 24 जून को आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय निवासियों और आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं और चिंताओं पर विचार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, अन्य मंत्रियों, विधायकों तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आपदा की स्थिति का आकलन कर सभी संबंधित विभागों को राहत, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आपदा के बाद उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार। त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है, तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण। त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 3 शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियां, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है।
त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खान पान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खार्ची पूजा जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, अब हम वापस आपको त्रिपुरा लिए चल रहे हैं। त्रिपुरा में एक और विशेष पहल की आज हम बात करने जा रहे हैं। वहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस आजीविका मिशन पहल से ग्रामीण महिलाओं और विशेष तौर पर स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। और ऐसे में एक विशेष पहल है जिसमें महिलाओं को जूट शिल्प के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनके लिए आजीविका के अवसर खोले जा रहे हैं। तो विस्तार से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में सुनते हैं। सिपाही जला जिले के चरीलाम की कई महिलाओं के लिए घर की जिम्मेदारियां अब उनके सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बन रही हैं। संपदा दत्ता भौमिक और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की अन्य महिलाएं त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TRLM की ओर से आयोजित जूट शिल्प प्रशिक्षण के जरिए नए अवसरों से जुड़ रही हैं। प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर पर्यावरण के अनुकूल जूट उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में महिलाएं इस प्रशिक्षण को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही हैं। उनका कहना है कि इन नए हुनर से परिवार की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। सबसे ज्यादा हम लोगों को ऐसा लग रहा है ये जो जूट बैग का काम है, अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत सारा होगा। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर कोई महिला अपने आप स्वनिर्भर हो, तो अगर हर कोई ऐसे जूट बैग बनाए और जो डोरमेट है वो बनाए तो उन लोगों का भी बहुत प्रॉफिट होगा। मास्टर ट्रेनर अनामिका विश्वास के मार्गदर्शन में महिलाएं जूट से कई तरह के सामान बनाना सीख रही हैं। इनमें बैग, पाउच, फूलदान, सजावटी सामान और घर की सजावट से जुड़ी चीजें शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य केवल महिलाओं को हुनर सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार करना भी है, ताकि उनके बनाए उत्पाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने और चरीलाम में एक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। ये जानकारी TRLM के समन्वयक पिंटू भौमिक ने दी। जूट के जो तैयार होता है, जो विभिन्न अलग अलग प्रोडक्ट, उसका ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट था, तो उसके हिसाब से हम लोग एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया है यहाँ पर, और इसमें 30 SCT मेंबर है, इसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इसके जूट बैग, फाइल कवर, पापोश, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो इसका करने का मकसद है कि एक्चुअली जो दीदी लोग इसके अंदर आकर वो लोग आत्मनिर्भर बने, स्वनिर्भर बने। और हमारा जो TRLM की तरफ से एक जो प्लानिंग है, जो हमने आगे कर ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक यूनिट बनाएंगे। यूनिट के अंदर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो प्रोडक्ट हम बाहर सेल करेंगे और दीदी लोगों का स्वावलंबन बनाएंगे। चरीलाम में जूट से तैयार होने वाला हर उत्पाद ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। ऐसे प्रयासों से महिलाओं को रोजगार के स्थायी अवसर मिलने और राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। मेघों के इस राज्य यानी मेघालय में एक विशेष पहल के तहत शिलांग में एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नागालैंड की समृद्ध विरासत संस्कृति का प्रदर्शन किया गया और साथ ही नागालैंड की मौखिक परंपरा के विषय में नई पीढ़ी को जागरूक किया गया। तो आइए हमारी संवाददाता अनुमिता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। नागा समाज का इतिहास पीढ़ियों से बुजुर्गों की सुनाई कहानियों, लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता आया है। यही परंपराएं उनकी समृद्ध संस्कृति और पहचान को आज भी जीवित रखे हुए है। इसी विषय पर बनी वीव्स ऑफ एम्पैथी, अ जर्नी इनटू नागा ओरल हिस्ट्री नाम की डॉक्यूमेंट्री का हाल ही में शिलांग में प्रदर्शन किया गया। 25 जुलाई को असम राइफल्स ने लेथकौर स्थित अपने महानिदेशालय मुख्यालय में इसका आयोजन किया। यह डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट एम्पैथी की प्रस्तुति है। यह एक सामाजिक संस्था है जो असम राइफल्स और असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर शिक्षा, कला, कहानी और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में संवेदनशीलता, भावनात्मक स्वास्थ्य और आपसी समझ को बढ़ावा देती है। कोविड-19 के दौरान शुरू हुई यह संस्था स्कूलों, कॉलेजों और समाज में सहानुभूति का संदेश फैलाने का काम कर रही है। संस्था कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें से एक नागा ओरल हिस्ट्री स्टोरीज ऑफ एम्पैथी है। इसका उद्देश्य नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह छात्र अपने माता पिता और दादा दादी से बातचीत कर उनके जीवन के अनुभव और यादों को रिकॉर्ड करते हैं। इससे पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संवाद बना रहता है और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है। इस फिल्म की परिकल्पना प्रोजेक्ट एम्पैथी की संस्थापक विभा लेखड़ा ने की है और इसका निर्देशन पराशर बरुआ ने किया है। इसमें नागा समाज की परंपराओं, संघर्ष, जीवन के अनुभवों और मूल्यों को बुजुर्गों तथा युवाओं की आवाज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म सहानुभूति, मेल मिलाप और आदिवासी विरासत के संरक्षण का संदेश देती है। यह परियोजना बताती है कि मौखिक इतिहास केवल अतीत को याद रखने का माध्यम नहीं है। यह नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से सीखने, सवाल पूछने और उनके अनुभवों को समझने का अवसर भी देता है। कार्यक्रम के दौरान असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के गायक दल ने पहली बार वॉक विथ मी गीत प्रस्तुत किया। इसे एम्पैथी एंथम भी कहा जाता है। यह गीत करुणा, हौसले और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का साथ देने का संदेश देता है। इस अवसर पर मौखिक इतिहास को सुरक्षित रखने और कहानी सुनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि जब युवा अपने बुजुर्गों की बात सुनते हैं और समझते हैं, तभी संस्कृति और विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचती है। अनुमिता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
श्रोताओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ की जनजातियाँ अलग अलग संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र का बल्कि पूरे भारत का दुनिया भर में ये विरासत और संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बसने वाली इन जनजातियों की अपनी खासियत है, अपना खानपान है, पहनावा है और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। लेकिन जो विशेष बात इस क्षेत्र को बनाती है कि इन विविध जनजातियों में एक सामंजस्य है और यही सामंजस्य जो भारत में विविधता में एकता का एक खूबसूरत मंत्र है, उस मंत्र को ये पूर्वोत्तर क्षेत्र परिभाषित करता है। और 8 राज्यों में बसने वाली इन विभिन्न जनजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जनजातियां क्या परंपराएं लेकर आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से खुद में इन परंपराओं को जीवित किए हुए हैं, इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से सुनते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नीशी, अपतानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपतानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं। असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जैंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मातृ सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मातृ सत्तात्मक स्वरूप की हैं। मणिपुर में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मैती, नागा और कुकी। मैती समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत देश भर में लोकप्रिय हैं।
ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और पारंपरिक नृत्य रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियां पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है। मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, रालते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध हैं। नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है। सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा समुदाय प्रमुख हैं। लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियां अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियां बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियां विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर